नमस्कार साथियों, मैं कुशाल किराट एजू साइको के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक ऐसी सीरीज लेकर आ रहा हूं जो आपको सेकंड ग्रेड एग्जाम में 20 अंक, 20 प्रश्न और 40 अंक कवर करके देगा। और इसी सीरीज में आज अपनी है दूसरी कक्षा। और आज की क्लास में जैसे हमने पहली क्लास में बात की थी कि पहली क्लास में हमने जाना था कि मनोविज्ञान के कुछ शब्दों का प्रयोग जाना था, मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में सब बात की थी, मनोविज्ञान की जो साइकोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति के बारे में बात की थी और मनोविज्ञान की विचारधाराओं, विकास यात्राओं के बारे में बात की थी। और पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि मनोविज्ञान पहले आत्मा के विज्ञान में आया था और दूसरा जो अवधारणा आई थी वो आई थी मन मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। आज अपनी है दूसरी क्लास और हम बात करेंगे आज मनोविज्ञान की कुछ विशेष अवधारणाओं के बारे में। जैसे पहले जो दो अवधारणा पढ़ी थी, आज हम बाकी के अवधारणाओं की चर्चा करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा काम करते हैं कि आज मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं और होमवर्क ये रहेगा केवल उद्देश्य जानने का कि भाई किसकी कितनी अच्छे से तैयारी चल रही है और कितने अभी भी कौन कौन गहरे पानी में है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सबसे पहले होमवर्क के बारे में बात कर लें। तो देखो, वैसे तो होमवर्क कक्षा के बाद में दिया जाता है, परंतु मैं आज आपको पहले होमवर्क दे रहा हूं और केवल ये जानने के लिए दे रहा हूं कि कौन कितने गहरे पानी में है और किसकी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। तो देखना, आज का होमवर्क जो है आपका, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, एक तो सबसे पहला प्रश्न आपको ये बताना है कि मनोविज्ञान को अकादमिक विषय किसने कहा। मनोविज्ञान को अकादमी विषय किसने कहा है। अकादमी विषय किसने कहा है। मनोविज्ञान को अकादमी विषय किसने कहा है। तो आज का प्रश्न है आपका कि मनोविज्ञान को अकादमी विषय किसने कहा है। इसके ऑप्शन भी देख लीजिए आप। पहला ऑप्शन है एंडरसन, पहला ऑप्शन जो है आपका वो है एंडरसन। दूसरा ऑप्शन है मैकडूगल और तीसरा ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक। तीसरा ऑप्शन जो है ये है आपका थॉर्नडाइक और चौथा ऑप्शन आपके सामने है आपका जो है वो है आपका क्रो एंड क्रो। तो याद रखना कि मनोविज्ञान को अकादमी का विषय किसने कहा है। पहला ऑप्शन एंडरसन, दूसरा मैकडूगल, तीसरा थॉर्नडाइक और चौथा क्रो एंड क्रो। और एक बात और बता दूं मैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी कक्षा में मिल जाएगा। बस आपको कक्षा को रेगुलर देखना है और अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और एक बात और, आज का एक और होमवर्क देता हूं मैं आपको, इसका आंसर केवल और केवल आपको कहां बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जीवित व्यक्तियों की पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अनुक्रिया का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जीवित व्यक्तियों की पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसके ऑप्शन भी देख लीजिए आप। इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके गैरेट, दूसरा ऑप्शन थॉर्नडाइक, तीसरा ऑप्शन इसका आएगा आपके मैकडूगल और चौथा ऑप्शन आएगा इसका आपके क्या बोलते हैं वाटसन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। और मैं भी देखता हूं कि कौन कितने पानी में है और किसकी तैयारी कितने अच्छे से चल रही है। ये आज का होमवर्क है। मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कहां देने, कमेंट सेक्शन में देने हैं। कहां पर देने हैं, कमेंट सेक्शन में देने हैं।
ठीक है। और आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि पिछले कक्षा में हम दो अवधारणाओं को समझ चुके थे। एक तो समझ चुके थे आत्मा का विज्ञान की बात हम कर चुके थे कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा था, किसने समर्थन किया था, क्या कहती है, कब आया था। और एक अवधारणा हम बात कर चुके थे मन मस्तिष्क विज्ञान की अवधारणा की हम भी बात कर चुके थे। मन मस्तिष्क विज्ञान को भी हम समझ चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं आपके जो तीसरी अवधारणा आती है, वो तीसरी अवधारणा आती है आपके मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में। मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में, जिसको साइंस ऑफ कॉन्शियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइंस ऑफ कॉन्शियस बोला जाता है। और ये चेतना के विज्ञान के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक कौन थे? तो पहले प्रवर्तक आते हैं आपके विलियम वुंट। पहले प्रवर्तक कौन आते हैं? विलियम वुंट आते हैं। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपके जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। और विलियम वुंट का सही नाम है विल्हेम वुंट। इनको क्या कहा जाता है? विल्हेम वुंट कहा जाता है। और एक प्रवर्तक थे आपके विलियम जेम्स। एक प्रवर्तक कौन थे आपके? विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपके अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। और इस अवधारणा का समर्थन किसने किया था? तो समर्थन करता थे, पहले थे जेम्स सली। पहले कौन थे इसके? जेम्स सली। पहले समर्थनकर्ता कौन थे इसके? जेम्स सली। पहले जो समर्थन किया था वो किया था जेम्स सली ने। दूसरे समर्थनकर्ता थे इसके चार्ल्स वुड। कौन थे इसके? चार्ल्स वुड। और तीसरे समर्थनकर्ता थे टिचनर। ये इस अवधारणा के प्रमुख समर्थनकर्ता थे। कि सबसे पहले हमने देखा था आत्मा, फिर मन मस्तिष्क। अब बात कर रहे हैं चेतना। और चेतना के विज्ञान के प्रवर्तक कौन? पहले विलियम वुंट, जर्मनी के रहने वाले थे। दूसरे प्रवर्तक है विलियम जेम्स, जो कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। और समर्थनकर्ता कौन है? तो पहले समर्थनकर्ता जेम्स सली, दूसरे चार्ल्स वुड और तीसरे टिचनर। ये तीनों ने इस अवधारणा का क्या किया? समर्थन किया। अब यह अवधारणा विकसित कब हुई? तो यह अवधारणा विकसित हुई थी आपके 19वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में विकसित हुई थी? ये 19वीं शताब्दी में विकसित हुई। और आकर क्या कहती हैं? तो जब ये अवधारणा आई 19वीं शताब्दी में, तो इसने कहा था कि भाई मानव के समस्त कार्यों और व्यवहार पर नियंत्रण किसका पाया जाता है? तो इस अवधारणा ने कहा कि भाई मानव के समस्त कार्य और व्यवहार पर सर्वाधिक नियंत्रण किसका? चेतना का पाया जाता है। तो नियंत्रण किसका बताया इन्होंने? चेतना का बताया कि अगर व्यक्ति चेतन अवस्था में रहेगा तभी तो कार्य करेगा और तभी तो व्यवहार करेगा। तभी तो कार्य और व्यवहार करेगा। तो ये बताइए आप, चेतना किसे कहा जाता है? चेतना किसे कहा जाता है? तो याद रखना, चेतना किसे कहा जाता है? तो चेतना कहा जाता है स्वयं के व वातावरण के प्रति जागरूकता। स्वयं के व वातावरण के प्रति जो हमारी जागरूकता कहलाती है, वो जागरूकता क्या कहलाएगी? आपकी चेतना कहलाएगी। स्वयं के व वातावरण के प्रति जागरूकता चेतना कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? चेतना कहलाती हैं। स्वयं के व वातावरण के प्रति जागरूकता जो है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम चेतना के नाम से जानते हैं। तो चेतना शब्द समझ में आया। और यह अवधारणा ने कहा कि भाई मानव के समस्त कार्य और व्यवहार पर नियंत्रण किसका? चेतना। और चेतना किसे कहते हैं? तो स्वयं के व वातावरण के प्रति जागरूकता चेतना कहलाती है। क्या कहलाती है? चेतना कहलाती है। अब इस अवधारणा की आलोचना किसने की थी? तो आलोचनाकर्ता कौन आए थे? तो सबसे पहले इस अवधारणा के आलोचना करने पहुंचे थे सिगमंड फ्राइड। कौन पहुंचे थे? सिगमंड फ्राइड इस अवधारणा की सबसे पहले आलोचना करने पहुंच गए। और इन्होंने आकर जाकर कहा विलियम वुंट और विलियम जेम्स से कि भाई जो आप चेतना के विज्ञान की बात कर रहे हो ये थोड़ा सा कम जच रहा है।
तो उन लोगों ने कहा कि भाई बताओ कारण क्या है। तो इन्होंने, सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि भाई मेरे हिसाब से मनोविज्ञान किसका विज्ञान नहीं होना चाहिए, चेतना का विज्ञान नहीं होना चाहिए। तो विलियम वुंड और विलियम जेम्स ने कहा भाई प्रूफ दो, क्या दो, प्रूफ दो, कैसे मान ले कि नहीं है। और उसके बाद में इन्होंने कहा था भाई अभी तो प्रूफ नहीं है, पर समय आएगा तब प्रूफ लाकर जरूर दूंगा। फिर दूसरे आलोचनाकर्ता पहुंच गए, कौन, विलियम मैकडूगल। कौन पहुंच गए, विलियम मैकडूगल पहुंच गए। और मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी थी, इनकी बुक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्या लिखी इन्होंने, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और इस पुस्तक के पेज नंबर 16 में, किसने, पेज नंबर 16 में आलोचना की। क्या कि इन्होंने आलोचना की, और आलोचना करते हुए इन्होंने कहा था कि मैंने मेरे जीवन में चेतना से बुरा शब्द आज तक नहीं देखा है। इन्होंने आलोचना की चेतना की कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पेज नंबर 16 में आलोचना करते हुए कहा कि भाई मैंने मेरे जीवन में चेतना से बुरा शब्द आज तक नहीं देखा है। और ये मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि इसका संबंध किसके साथ जोड़ा जा रहा है, चेतना के साथ जोड़ा जा रहा है। और फिर ये कुछ दिनों बाद कहते हैं कि आप चेतना की बात कर रहे हो, परंतु चेतना के साथ साथ अर्धचेतन और अचेतन व्यवहारों का स्पष्टीकरण कौन देगा। अर्धचेतन व अचेतन व्यवहारों का स्पष्टीकरण कौन देगा। और ये अर्धचेतन व अचेतन व्यवहारों का स्पष्टीकरण नहीं होने के कारण इस अवधारणा को क्या कर दिया, अमान्य कर दिया। क्या कर दिया, अमान्य कर दिया कि भाई हम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान नहीं मानते, चेतना का विज्ञान नहीं मानते। अब जब यह अवधारणा अमान्य हुई तो विलियम वुंड और विलियम जेम्स चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा भाई ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, हमें तो आगे भी तो काम करना है। तो याद रखना, विलियम वुंड के बारे में कहा जाता है, विलियम वुंड जो हैं आपके, विलियम वुंड के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर, कौन सा शहर, लिपजिंग शहर, और लिपजिंग शहर का में एक विश्वविद्यालय था, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। और इस विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया था, इस विश्वविद्यालय में विश्व की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस नाम से स्थापित की थी इन्होंने, तो विश्व की प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान की साइकोलॉजिकल, कौन से नाम से, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के नाम से स्थापित की थी, इंस्टीट्यूट के नाम से स्थापित की। और जिसे मनोविज्ञान के इतिहास में क्या कहा गया, प्रथम क्रांतिकारी घटना कहा गया। क्या कहा गया, प्रथम क्रांतिकारी घटना कहा गया। और विलियम वुंड क्या कहलाए, विलियम वुंड कहलाए आपके प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाए। क्या कहलाए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाए। विलियम वुंड ने यह कहा था कि भाई जो मनोविज्ञान की बातें अभी तक कहां हवाओं में चल रही थी, जिसके मर्जी पड़ रहा है, जिसके जो मन में आ रहा है, वो मनोविज्ञान के बारे में कह रहा है, परंतु इस मनोविज्ञान को मैं कहां लेकर आ गया, धरातल पर लेकर आ गया। और अगर आप वास्तव में मनोविज्ञान के बारे में जानते हो तो आओ मेरी प्रयोगशाला में, और मेरी प्रयोगशाला में आकर प्रयोग करो और मनोविज्ञान को सिद्ध करो। और विलियम वुंड के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने प्रयोगशाला में जो सबसे पहले भौतिक विषय चुना था, वो चुना था चेतना। क्या चुना था इन्होंने, चेतना चुना था। और विलियम वुंड को हम कौन से मनोविज्ञान का जनक मानते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इनको क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक स्वरूप दिया और इन्होंने मनोविज्ञान की पहली जो प्रयोगशाला है, प्रथम प्रयोगशाला, उसकी स्थापना की।
अब विलियम उंट ने कर लिया, तो भाई विलियम जेम्स कहां पीछे रहने वाले थे। विलियम जेम्स ने कहा कि साथ आए हैं, साथ रहेंगे और साथ में काम करेंगे। तो विलियम जेम्स के बारे में कहा जाता है कि विलियम जेम्स ने क्या किया, आपके जो विलियम जेम्स हैं इन्होंने एक बुक लिखी थी। कब? 1890 में एक किताब लिखी इन्होंने, और किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। किताब का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और इस साइकोलॉजी के माध्यम से इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से क्या किया? अलग किया। क्या किया? इनको दर्शन शास्त्र से अलग किया। किसको अलग किया? मनोविज्ञान को अलग किया। और जब इन्होंने दर्शन शास्त्र का जो प्रभाव था इस दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र करने के कारण हम अक्सर आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। हम किसको जानते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक आपके विलियम जेम्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जो बुक लिखी थी और उस बुक के माध्यम से इन्होंने दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों को अलग अलग किया था, यानी कि एक दूसरे को स्वतंत्र किया और मनोविज्ञान को एक आधुनिक स्वरूप दिया। और आधुनिक स्वरूप देने के कारण मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कौन होंगे? विलियम जेम्स होंगे। परंतु ध्यान देना, आपसे पूछ ले कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, पहला ऑप्शन आपको विलियम जेम्स मिल जाए, दूसरा ऑप्शन मिल जाए विलियम उंट, तो बताओ किसको लगा के आओगे? किसको लगा के आओगे? तो ध्यान रखना, विलियम जेम्स विलियम उंट दोनों साथ में आए तो राइट आंसर क्या लगा के आना है? आपको विलियम उंट लगा के आना है। क्योंकि विलियम जेम्स को केवल अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और विलियम उंट को विश्व स्तर पर आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो दोनों चीजें याद रखना। अगर आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछे, दोनों ऑप्शन एक साथ हो, तो फिर आंसर क्या लगा के आना है? आपको विलियम उंट लगा के आना है। क्यों? क्योंकि विलियम जेम्स केवल अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं और विलियम उंट आपके पूरे विश्व में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो ये जरूर याद रखना। और वैसे सामान्य पूछे कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन, तो विलियम जेम्स, और विश्व स्तर पर पूछे तो विलियम उंट, दोनों ऑप्शन एक साथ हो तो फिर विलियम उंट लगा के आना। क्लियर यहां तक? अब हुआ क्या कि जब ये अवधारणा को अमान्य कर दिया और ये अवधारणा जब अमान्य हो गई तो हुआ क्या कि एक निश्चित समय के लिए मनोविज्ञान के विकास में कुछ रुकावट आ गई थी और उस रुकावट को हम मनोविज्ञान के बंजर काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बंजर काल के नाम से जानते हैं। और यह बंजर काल आया था 1890 से लेकर 1905 का काल जो है, इस काल को हम किस नाम से जानते हैं? मनोविज्ञान के बंजर काल के नाम से जानते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, आत्मा का विज्ञान आया, अमान्य होकर गया, मन मस्तिष्क आया, अमान्य होकर गया, चेतना आया, अमान्य होकर गया। अब रेगुलर अगर किसी तीन अवधारणाओं को लोगों ने अमान्य कर दिया तो चौथी अवधारणा बहुत सोच समझ कर लानी थी। और दूसरी बात यह है कि किसी भी मनोवैज्ञानिक की ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इतनी अवधारणाएं अमान्य करने के बाद तुरंत कोई चौथी अवधारणा लेकर आए। और जब इसके विकास कार्य में कुछ समय अंतराल लगा तो उस अंतराल को हम किस नाम से जानते हैं? मनोविज्ञान के बंजर काल के नाम से जानते हैं कि भाई ये 15 सालों का जो समय है, इस 15 सालों में मनोविज्ञान में किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। और इसी को हम 1890 से 1905 का जो काल है आपका, इस काल को किस नाम से जानते हैं? मनोविज्ञान के बंजर काल के नाम से। क्लियर यहां तक? आगे चलो, फिर हम देखते हैं चौथी अवधारणा। और चौथी अवधारणा जो आई वो आई मनोविज्ञान व्यवहार
विज्ञान के रूप में। किसके रूप में? व्यवहार विज्ञान के रूप में। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है साइंस ऑफ बिहेवियर। और इसके प्रवर्तक कौन हैं? तो इसके प्रवर्तक जो हैं, इसके प्रवर्तक हैं आपके जॉन ब्रोड्स वाटसन। इसके प्रवर्तक कौन है? जॉन ब्रोड्स वाटसन, जिनको हम जेबी वाटसन कहते हैं। क्या कहते हैं? जेबी वाटसन कहते हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? जेबी वाटसन ने कहा था। परंतु क्या वाटसन से पहले किसी ने व्यवहार शब्द नहीं दिया था? दिया था। और व्यवहार शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो 1905 में व्यवहार शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आपके विलियम मैकडूगल ने व्यवहार शब्द को सबसे पहले प्रयोग में लाए थे। याद रखना, व्यवहार शब्द सबसे पहले किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने दिया था। और विलियम मैकडूगल ने इसी व्यवहार शब्द को कब परिभाषित किया? 1908 में परिभाषित किया। कब परिभाषित? 1908 में। और इन्होंने 1908 में एक किताब लिखी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। किस नाम से लिखी? एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी लिखी। और इस किताब के माध्यम से इन्होंने व्यवहार शब्द को सर्वप्रथम परिभाषित किया। व्यवहार शब्द को परिभाषित किया। और इन्होंने परिभाषित करते हुए मनोविज्ञान को क्या बताया? आचरण और व्यवहार का धनात्मक सकारात्मक विज्ञान बताया। व्यवहार का क्या बताया? सकारात्मक विज्ञान बताया। आचरण एवं व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान बताया। या इसी को हम यथार्थ विज्ञान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वे यथार्थ विज्ञान के नाम से। तो याद रखना, व्यवहार शब्द है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? आपके विलियम मैकडूगल ने किया। कब किया? 1905 में किया। इसी व्यवहार शब्द को 1908 में एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी बुक के नाम से लिखी। और इसमें व्यवहार शब्द को क्या किया? परिभाषित किया। और परिभाषित करते हुए आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान बताया। क्लियर यहां तक? अब बात आती है कि क्या मैकडूगल के बाद किसी और ने भी बोला है? तो हाँ, बिल्कुल बोला है। आप याद रखना, एक मनोवैज्ञानिक और आए थे, पिल्सबरी। कौन आए थे? पिल्सबरी। और पिल्सबरी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 1911 में एक बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, मनोविज्ञान के मूल तत्व। कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने? मनोविज्ञान के मूल तत्व लिखी। और इस मूल तत्व में इन्होंने मनोविज्ञान को सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान कहा। किसका विज्ञान कहा? व्यवहार का विज्ञान कहा। परंतु ये दोनों आए और आकर अपना अपना स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट देकर चले गए। दुनिया याद किसे रखेगी? जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो ज्यादा सफलता हासिल करेगा और जो ज्यादा कार्य करके स्वयं को प्रूव करेगा। और वैसे ही दुनिया ने व्यवहार विज्ञान के जनक के रूप में किसको याद रखा? वाटसन को याद रखा। किसको? वाटसन को। क्यों? क्योंकि वाटसन ने व्यवहार विज्ञान को लेकर क्या किया? वाटसन ने व्यवहार विज्ञान को लेकर सर्वाधिक कार्य किया। और दुनिया उसी को याद रखती है जो सफल हो और जो अपने आप को प्रूव करें कि हाँ, मैं भी हूं और मैं ये कर सकता हूं। और वाटसन ने वही किया। और वाटसन ने सर्वाधिक कार्य करने के कारण हम व्यवहार विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? वाटसन को मानते हैं। और वाटसन और क्या कहते हैं कि वर्तमान में
वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? तो वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। और वाटसन कहते हैं कि व्यवहार का विज्ञान माना जाता है जिस पर सर्वाधिक प्रभाव, जिस पर प्रभाव किसका? वातावरण का पाया जाता है। यानी कि प्रभाव और नियंत्रण किसका पाया जाता है? वातावरण का पाया जाता है। आपने देखा होगा, हम अक्सर कहते रहते हैं संगत का असर है। किसका असर है? संगत का असर है। अरे जैसे रहोगे, जिसके साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। यानी कि यहाँ पर उसके व्यवहार को प्रभावित कौन कर रहा है? उसका वातावरण प्रभावित कर रहा है। और इसी कारण जब इन्होंने कहा कि भाई मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। और जिस पर सर्वाधिक प्रभाव और नियंत्रण किसका पाया जाता है? तो के प्रभाव और नियंत्रण किसका? वातावरण का पाया जाता है। किसका पाया जाता है? वातावरण का पाया जाता है। जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट देकर इनके पास लोग पहुंचे और लोगों ने कहा भाई हमें तो प्रूफ चाहिए, हमें तो साबित करके बताओ कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कैसे हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि भाई मानव जो कार्य करता है वो व्यवहार ही तो है। क्या है कि मानव जो कार्य करता है वो व्यवहार ही तो है। इन्होंने कहा कि ये जब कार्य करेगा वो व्यवहार में ही आता है। तो लोगों ने कहा भाई नहीं, ऐसे नहीं, हमें तो प्रूफ चाहिए, स्टेटमेंट देने से नहीं, करके दिखाओ। तो आप एक बात याद रखना, वाटसन ने सन 1913 में एक शोध पत्र प्रकाशित किया था। क्या किया था? एक शोध पत्र प्रकाशित किया। और शोध पत्र प्रकाशित किया था, किस नाम से किया था, किस शीर्षक से किया था? तो इन्होंने किया था साइकोलॉजी एज द बिहेवियर, साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। इस नाम से इन्होंने एक शोध पत्र प्रकाशित किया कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसे हम कहां देखते हैं? हमारे ही व्यवहार में देखते हैं। और इस शोध पत्र को व्यवहारवाद का क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। यानी कि इन्होंने खुली घोषणा कर दी कि भाई मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। इसलिए इसको व्यवहारवाद का घोषणा पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और फिर इसके बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी व्यवहारवाद, जिसको हम बिहेवियरिज्म के नाम से जानते हैं। और इस व्यवहारवाद में इन्होंने एक विश्व प्रसिद्ध कथन दिया था। कौन सा कथन दिया इन्होंने? विश्व प्रसिद्ध कथन दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नहीं नहीं, इन्होंने विश्व प्रसिद्ध कथन दिया था कि तुम मुझे एक दर्जन स्वस्थ बालक दे दो। क्या दे दो? एक दर्जन स्वस्थ बालक दे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूं। मैं उन्हें चोर बना सकता हूं, मैं उन्हें डकैत बना सकता हूं, मैं उन्हें डॉक्टर बना सकता हूं, मैं उन्हें इंजीनियर बना सकता हूं, मैं उन्हें वकील बना सकता हूं, सिवाय मास्टर नहीं बना सकता। जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो इसके पीछे का रीजन क्या है? उन्होंने कहा कि भाई अगर मुझे चोर बनाना है बालक को तो मैं उसको वातावरण के साथ दूंगा, चोरों के साथ उठा के पटक दूंगा उसको, भाई चोरों के साथ रख दूंगा। चोरों के साथ रहेगा तो धीरे धीरे अपने आप क्या करना सीख जाएगा? चोरी करना सीख जाएगा। डॉक्टर बनाना है तो मैं उसको बचपन से ही किसके पास रखूंगा? डॉक्टरों के पास रखूंगा। और जैसे जैसे वो उनके बिहेवियर को देखेगा, उसी इन्वायरमेंट में रहेगा, तो वो अपने आप धीरे धीरे खुद को भी एक डॉक्टर की तरह ढाल लेगा, इंजीनियर की तरह ढाल लेगा और वकील की तरह ढाल लेगा। और तब से लेकर अभी तक हम मनोविज्ञान को किस विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं? व्यवहार विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में? व्यवहार विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं। और आपने एक मूवी देखी होगी, मोगली नाम से कार्टून मूवी आई थी। और मोगली जब एक गांव का बालक था, उस गांव के बालक को कुछ भेड़िए जंगल में उठाकर ले चले गए थे।
जैसे जैसे भेड़ियों ने उसका लालन पालन किया और वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसका चलना फिरना खाना पीना सब कैसे था, भेड़ियों की तरह था। क्योंकि उसके व्यवहार में जो जंगलीपन आ रहा था, वो जंगलीपन उसके वातावरण की वजह से आ रहा था। किसके वजह से? वातावरण की वजह से। क्योंकि उसने अपने आसपास देखा किसको था? भेड़ियों को देखा था। किसको? भेड़ियों को। और इसीलिए कहा जाता है कि वर्तमान में मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? आपके व्यवहार का विज्ञान है। और तभी से हम मनोविज्ञान को किस विज्ञान के रूप में जानते हैं? व्यवहार विज्ञान के रूप में जानते हैं। क्लियर यहां तक? चलो, ये तो थी अपनी मनोविज्ञान की कुछ विकास यात्राएं। और पहली मनोविज्ञान की विकास यात्रा आत्मा अमान्य हुई, दूसरी मन मस्तिष्क अमान्य हुई, तीसरी चेतना अमान्य हुई। अब अपनाया किसको गया है? तो व्यवहार विज्ञान को अपनाया गया है। और व्यवहार विज्ञान के जनक कौन है? आपके वाटसन है। कौन है? वाटसन है। फिर हम बात करते हैं आपकी कुछ प्रकृति मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में कि मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ साइकोलॉजी क्या है? तो याद रखना, मनोविज्ञान की प्रकृति किसमें सम्मिलित की जाती है? तो मनोविज्ञान को प्राकृतिक या सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित किया जाता है। किसमें? प्राकृतिक या सामाजिक विज्ञान में शामिल किया जाता है। किसमें शामिल किया जाता है? मनोविज्ञान को प्राकृतिक या सामाजिक विज्ञान में शामिल किया जाता है। और इसकी सबसे पहली जो प्रकृति आती है वो आती है कि मनोविज्ञान के सिद्धांत क्या होते हैं? मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। आपके मनोविज्ञान के सिद्धांत जो हैं वो क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। क्यों होते हैं सार्वभौमिक? वैज्ञानिक प्रकृति होने के कारण। किसके कारण? वैज्ञानिक प्रकृति होने के कारण। यानी कि जिस प्रकार विज्ञान के सिद्धांत सभी जगह एक समान रूप से लागू होते हैं, उसी प्रकार मनोविज्ञान के सिद्धांत भी कैसे होंगे? सभी जगह एक समान रूप से लागू होंगे। और दूसरी बात, वैज्ञानिक प्रकृति है। क्या है? वैज्ञानिक प्रकृति है। फिर दूसरी प्रकृति देखते हम कि मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है? तो ये विधायक एवं सकारात्मक विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? विधायक एवं सकारात्मक विज्ञान है। और इसको विधायक एवं सकारात्मक विज्ञान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कारणों पर बल देता है। किस पर बल देता है? कारणों पर बल देता है। यानी कि व्यवहार व तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। जिस कारण से जो व्यवहार हुआ है, उस व्यवहार का अध्ययन उसी कारण के रूप में किया जाता है। इसलिए इसको विधायक एवं सकारात्मक विज्ञान कहा जाता है। और तीसरी प्रकृति हम देखते हैं, मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है? अनुप्रयुक्त विज्ञान है। कौन सा? अनुप्रयुक्त विज्ञान है, जिसको हम एप्लाइड साइकोलॉजी भी बोलते हैं। कौन सी साइकोलॉजी? एप्लाइड साइकोलॉजी भी कहते हैं। और ये एप्लाइड साइकोलॉजी कहाँ काम आती है? सार्थक भविष्यवाणी में काम आती है। कहाँ पर? सार्थक भविष्यवाणी में काम आती है। अक्सर हमने देखा है, हम बहुत सी बार ऐसे ही छोटे बच्चे को देखकर कह देते हैं पूत के लक्षण पालने में नजर आना, यानी कि ये बड़ा होकर क्या बन सकता है, उसका की जो भविष्यवाणी की जाती है किस रूप में? अनुप्रयुक्त विज्ञान के रूप में की जाती है। और अगली प्रकृति देखिए आप, इसकी अगली प्रकृति आती है मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है? आपके सामाजिक विज्ञान है। मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान जो है, तो सामाजिक विज्ञान पर बल किसने दिया? तो मैकडूगल ने बल दिया। किसने बल दिया? मैकडूगल ने बल दिया। और मैकडूगल ने मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान बताया? सामाजिक विज्ञान बताया। और एक प्रकृति आती है विकासशील विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? विकासशील विज्ञान है। और इसके बारे में कहा जाता है कि निरंतर विकास हो रहा है अभी भी, इसलिए मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान माना जाता है? विकासशील। और फिर अगली अवधारणा आती है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। कौन सा है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का मतलब अध्यापन के प्रत्येक क्षेत्र में आज
अध्यापन के प्रत्येक क्षेत्र में आज हम किसका प्रयोग करते हैं? मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं। और इसी कारण इसको कौन सा विज्ञान माना गया? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान माना गया। फिर इसके बाद हम अगली प्रकृति देखें तो अगली प्रकृति है इसकी विशिष्ट या शिक्षात्मक विज्ञान। कौन सी? विशिष्ट या शिक्षात्मक विज्ञान के रूप में। किसके रूप में? विशिष्ट या शिक्षात्मक विज्ञान के रूप में। और ये कहाँ काम आता है? तो सीखने व सिखाने के काम आता है। कहाँ काम आता है? सीखने व सिखाने के काम आता है। और एक हम पढ़ते हैं आपके अकादमी विषय। कौन सा विषय? अकादमी विषय। और अकादमी विषय किसने कहा? तो ये कहा था आपके एंडरसन ने। किसने कहा था? एंडरसन ने कहा था। तो हमने मनोविज्ञान के कुछ प्रकृतियां देखी हैं। प्रकृतियों में सबसे पहले देखा सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, दूसरी देखी विधायक एवं सकारात्मक विज्ञान, तीसरी देखी अनुप्रयुक्त विज्ञान और चौथी प्रकृति हमने देखी थी आपके चौथी प्रकृति सामाजिक विज्ञान के रूप में। बल किसने दिया? मैकडूगल ने दिया। विकासशील विज्ञान निरंतर विकसित होने के कारण प्रयोगात्मक मनोविज्ञान अध्यापन के प्रत्येक क्षेत्र में, विशिष्ट या शिक्षात्मक मनोविज्ञान सीखने व सिखाने में। और अकादमी विषय किसने कहा? आपके एंडरसन ने कहा। किसने कहा? अकादमी विषय एंडरसन ने कहा। आपके किसने कहा था? अकादमी विषय एंडरसन ने कहा था। किसने कहा था? ये एंडरसन ने कहा था। और एक प्रकृति और देख लीजिए आप इसकी, तो एक प्रकृति और आती है आपकी स्वीकारात्मक विज्ञान। कौन सी? स्वीकारात्मक विज्ञान। और स्वीकारात्मक विज्ञान का मतलब क्या है? मानव व्यवहार की परिभाषा करता है। क्या करता है? व्यवहार की परिभाषा करता है। किसकी परिभाषा करता है? मानव व्यवहार की परिभाषा करता है। तो ये मनोविज्ञान की कुछ प्रकृति के बारे में हमने चर्चा की। कुल मिला के टोटल कितनी देखी हमने? 9 प्रकार की प्रकृति देखी। और यहीं से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर बनता है, तो एक बार जरूर देख के जाना है आपको। फिर अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान की कुछ मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाओं की बात करें तो मनोविज्ञान की परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो परिभाषाओं में सबसे पहली जो परिभाषा आती है आपके, वो आती है वाटसन के अनुसार। और वाटसन ने क्या कहा था? तो वाटसन ने मनोविज्ञान को क्या कहा था? शुद्ध निश्चित व्यवहार का धनात्मक विज्ञान कहा था। क्या कहा था? शुद्ध निश्चित व्यवहार का धनात्मक विज्ञान कहा था। किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। और दूसरी परिभाषा देखिए आप स्किनर के अनुसार। दूसरी परिभाषा किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। और स्किनर ने क्या कहा था? तो स्किनर ने मनोविज्ञान को व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान कहा था। किसका विज्ञान कहा था? व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान कहा था। तीसरी परिभाषा देखिए आप मन के अनुसार। और मन ने क्या कहा था? मन ने कहा था कि मनोविज्ञान आंतरिक अनुभव व बाह्य व्यवहार का विधायी विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? विधायी विज्ञान है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो कीवर्ड्स के हिसाब से लिख रहे हैं हम। इनको पूरी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको कीवर्ड पकड़ के रखने हैं। कि वाटसन ने क्या कहा? तो वाटसन ने शुद्ध निश्चित धनात्मक विज्ञान कहा। व्यवहार एवं अनुभव किसने कहा? स्किनर ने कहा। आंतरिक अनुभव एवं बाह्य व्यवहार का विधायी विज्ञान किसने कहा? आपके मन ने कहा। और फिर अगर हम बात करें आपके पिल्सबरी, और पिल्सबरी ने आकर क्या कहा था? तो पिल्सबरी ने कहा था सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के रूप में की जा सकती है। किसके रूप में की जा सकती है? मानव व्यवहार के रूप में की जा सकती है। मानव व्यवहार के रूप में की जा सकती है। किसने कहा था? पिल्सबरी ने कहा था। और फिर उसके बाद आते हैं आपके वुडवर्थ। और वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने कहा था कि मनोवैज्ञानिक ने आत्मा का त्याग किया। तो आपको केवल एक शब्द याद रखना है, त्याग। क्या पकड़ना है? त्याग।
और उर्वर्त कहते हैं कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया। अब वह क्या अपना रहा है? अपने व्यवहार को अपना रहा है। और एक बात और याद रखना, इसको अर्थ यात्रा परिभाषा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अर्थ यात्रा परिभाषा के नाम से जाना जाता है। और फिर बात करें हम अगले जो आते हैं आपके मनोवैज्ञानिक, वो आते हैं मैकडूगल। और मैकडूगल ने क्या कहा था? मैकडूगल ने कहा आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्या बोला था इन्होंने? आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। किसने कहा? मैकडूगल ने कहा। और फिर आते हैं आपके कौन? सेंट्रोक। कौन आते हैं? सेंट्रोक आते हैं। और सेंट्रोक ने क्या कहा? इन्होंने कहा मानव प्रकृति, सेंट्रोक ने क्या कहा? मानव प्रकृति का विज्ञान है। क्या कहा इन्होंने? मानव प्रकृति का विज्ञान है। सेंट्रोक ने क्या कहा? मानव प्रकृति का विज्ञान है, या मानव प्रकृति या व्यवहार का विज्ञान है। और इन्होंने एक डेफिनेशन और दी थी कि व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है। क्रियाओं का अध्ययन है। क्या है? क्रियाओं का अध्ययन है। ये किसने कहा था? ये कहा था आपके सेंट्रोक ने। और फिर एक परिभाषा और देखना, एबिंगहॉस। कौन था? एबिंगहॉस। और एबिंगहॉस ने क्या कहा कि मनोविज्ञान का अतीत लंबा है लेकिन इतिहास छोटा है। क्या है? इतिहास छोटा है। इन्होंने क्या कहा था? मनोविज्ञान का अतीत लंबा है और लेकिन इतिहास छोटा है। क्या कहा था इन्होंने? कि मनोविज्ञान का अतीत लंबा है लेकिन इतिहास छोटा है। क्या है? छोटा है। और एक परिभाषा और आपके लास्ट परिभाषा है क्रो एंड क्रो, आपके फेवरेट कागला एम कागला के अनुसार। तो इन्होंने कहा था मानव संबंधों का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मानव संबंधों का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मानव संबंधों का विज्ञान है। और एक परिभाषा और देख लीजिए आप, एटकिंसन। किसके अनुसार? एटकिंसन। और एटकिंसर होलिंगवर्थ, किसके अनुसार? एटकिंसन होलिंगवर्थ और होलिंगवर्थ और स्मिथ के अनुसार। किसके अनुसार? स्मिथ के अनुसार। और ये कहते हैं कि मानसिक प्रक्रियाओं का, किसका? मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। किसका अध्ययन है? मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। और एक परिभाषा और देख लीजिए आप, बोरिंग, लेकफील्ड व वेल्ड के अनुसार। और इन्होंने किसका विज्ञान बताया? तो इन्होंने मनोविज्ञान को मानव प्रकृति का विज्ञान बताया। किसका विज्ञान बताया? मानव प्रकृति का विज्ञान बताया। ये थी हमारी मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं। चलिए एक बार फिर रैपिड रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा था। तो जल्दी जल्दी एक बार रैपिड रिवीजन करते हैं जल्दी। देखिए सबसे पहले हमने बात की थी आज के कुछ होमवर्क की, और होमवर्क के बाद बात करते हैं हम। सबसे पहले जो अवधारणा थी वो थी अपनी मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में। प्रवर्तक कौन थे? विलियम वुंड जर्मनी के रहने वाले थे, विलियम जेम्स अमेरिका में, और विल्हेम वुंड इनका सही नाम है। समर्थन में जेम्स सली, चार्ल्स वुड और टिचनर। और फिर बात करते हैं हम, आई कब थी? 19वीं शताब्दी में। मानव के समस्त कार्यों और व्यवहार पर नियंत्रण किसका? चेतना का। चेतना किसे कहते हैं? स्वयं के व वातावरण के प्रति जागरूकता क्या कहलाती है? चेतना कहलाती है। और आलोचनाकर्ता कौन थे? तो सिगमंड फ्रायड थे। विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पेज नंबर 16 पर आलोचना करते हुए कहा था कि मैंने मेरे जीवन में चेतना से बुरा शब्द आज तक नहीं देखा है। और अमान्य करने के पीछे रीजन बताया, अर्धचेतन व अचेतन व्यवहारों का स्पष्टीकरण नहीं। और इस अवधारणा को क्या कर दिया? अमान्य। और जब ये अवधारणा अमान्य हुई तो विलियम वुंड ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में
विश्व की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के नाम से स्थापित की, जिसे प्रथम क्रांतिकारी घटना के नाम से जाना जाता है। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे माना जाएगा? विलियम वुंट को माना जाएगा। किसे? विलियम वुंट को माना जाता है। और इन्होंने भौतिक विषय कौन सा चुना था? चेतना चुना था। और जब विलियम वुंट ने क्या किया तो विलियम जेम्स 1890 में 1890 में पुस्तक लिखी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान को दोनों को क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया, यानी कि अलग कर दिया। और अलग करने के कारण आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन? विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स को अमेरिका, और एक बात याद रखना, अमेरिका में इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है इनको। किसका जनक माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और एक मनोवैज्ञानिक थे डीसी बर्लाइनर। कौन थे? डीसी बर्लाइनर। और डीसी बर्लाइनर ने विलियम जेम्स को शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह कहा था। क्या कहा था? शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह कहा था। क्या कहा था? शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह कहा था। और इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और बात अगर विलियम जेम्स विलियम वुंट दोनों के साथ में आए तो फिर राइट आंसर क्या लगा? क्या ना? विलियम वुंट। क्यों? क्योंकि विलियम जेम्स को केवल अमेरिका में और विलियम वुंट को विश्व स्तर पर माना जाता है। कहां माना जाता है? विश्व स्तर पर माना जाता है। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं मनोविज्ञान का बंजर काल 1890 से 1905 का काल बंजर काल है। व्यवहार विज्ञान की बात करें तो जॉन ब्रॉड्स वाटसन इसके जनक हैं। और व्यवहार शब्द सबसे पहले किसने दिया? मैकडूगल ने दिया। कब दिया? 1905 में। 1908 में एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द को परिभाषित किया, आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान कहा। और फिर बात करें पिल्सबरी ने 1911 में मनोविज्ञान के मूल तत्व नाम से पुस्तक लिखी और व्यवहार का विज्ञान कहा। परंतु व्यवहार पर सर्वाधिक कार्य किसने? वाटसन ने किया। और वाटसन कहते हैं कि वर्तमान में मनोविज्ञान किसका विज्ञान? व्यवहार का विज्ञान, जिस पर सर्वाधिक प्रभाव और नियंत्रण किसका? वातावरण का पाया जाता है। किसका पाया जाता है? वातावरण का पाया जाता है। और वातावरण का पाने के बाद में इन्होंने 1913 में एक शोध पत्र प्रकाशित किया, साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, जिसे व्यवहारवाद का घोषणा पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और एक किताब लिखी व्यवहारवाद, और व्यवहारवाद में विश्व प्रसिद्ध कथन दिया कि तुम मुझे कोई से भी बालक दे दो या 1 दर्जन स्वस्थ बालक दे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूं, चोर, डकैत, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बना सकता हूं। फिर हमने प्रकृति की बात की तो मनोविज्ञान की प्रकृति किसमें सम्मिलित की जाती है? प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित की जाती है। सबसे पहले प्रकृति देखी सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। वैज्ञानिक प्रकृति होने के कारण, विधायक व सकारात्मक विज्ञान कारणों पर बल देने के कारण, अनुप्रयुक्त विज्ञान सार्थक भविष्यवाणी करने के कारण। और फिर उसके बाद बात की थी सामाजिक मनोविज्ञान पर बल किसने? मैकडूगल ने। विकासशील विज्ञान क्यों कहा जाता है? निरंतर विकसित हो रही है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान अध्यापन के प्रत्येक क्षेत्र में, विशिष्ट या शिक्षात्मक विज्ञान सीखने सिखाने में सहयोगी होती है। अकादमी विषय किसने कहा था? एंडरसन ने कहा था। और स्वीकारात्मक विज्ञान किसने? स्वीकारात्मक विज्ञान में कहा जाता है व्यवहार की परिभाषा करने के कारण या व्यवहार का अध्ययन करने के कारण। प्रमुख परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा वाटसन, शुद्ध निश्चित धनात्मक विज्ञान। स्किनर, व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान। मन, आंतरिक अनुभव एवं बाह्य व्यवहार का विधायी विज्ञान। पिल्सबरी से संतोषजनक परिभाषा। वुडवर्थ ने त्याग करवाया। आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ करवाया मैकडूगल ने। सेंट रॉक ने कहा था व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है। और फिर उसके बाद में एबिंगहॉस ने अतीत लंबा इतिहास छोटा बताया। मानव संबंधों का अध्ययन किसने? क्रो एंड करो ने। एटकिंसन, होलिंगवर्थ, स्मिथ मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहा। बोरिंग, लेकफील्ड और वेल्ड मानव प्रकृति का विज्ञान कहा। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।